बच्चों? गुड आफ्टरनून आरुषि बहादुरे, वेदांती गुप्ता, हेलो बेटा। ओशिन लांजेवार, गुड मॉर्निंग। आरुषि बहादुरे प्रेजेंट। गुर्राज सिंह बाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सॉरी सर। ओशिन गुड आफ्टरनून सर। चलो कोई बात नहीं, गुड आफ्टरनून हो या गुड मॉर्निंग हो, सब कुछ गुड गुड ही चल रहा है। नुमान सर, वो अपना बुक दे दो ना, किताब मेरा किताब स्पाइरल वाला। मिहिर सरकार जुड़ गए हैं। अरीब खान जुड़ गई है। तो सारे बच्चे जुड़ जाओ फिर। आज अपना लेक्चर नंबर 5 चालू होगा बढ़िया तरीके से। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने जो मैंने होमवर्क दिया था, पूरा होमवर्क मुझे मिला है। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है। आप लोग हो ही जीनियस, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको। चलो जल्दी आ जाओ, तब तक मैं इस बोर्ड को रब कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको और साफ कर लेते हैं। RGM sir, who is there in the group to send the link 3 times automatically translated? अपन को वो पता नहीं है बेटा कौन है। पलक कामडे हमारे साथ जुड़ गई है। गुड आफ्टरनून। वेदांती गुप्ता, जीनियस सर के जीनियस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बेटा। आप तो जीनियस हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज का लेक्चर चालू कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जुड़ गए हैं मुझे लगता है। मानसी परिहार, गुड आफ्टरनून। पूर्वा मुंद्रा, गुड आफ्टरनून। पूर्वा मुंद्रा यानी कि आपका शायद बड़ा भाई 12th में है पूर्वा। कोई बात नहीं, डाल दिया होगा किसी ने। माहिन फातिमा, निजामी, सब लोग जुड़ गए हैं। सो होमवर्क आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया था। चलो आज आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स हम पढ़ रहे थे। पहला टर्म हमने पढ़ा था, व्हाट वाज दैट? दैट वाज द, जरा रिवाइज करते हैं। एटॉमिक नंबर, ये भी हमने पढ़ा था। एटॉमिक मास नंबर, वो भी हमने पढ़ा था। एटॉमिक वेट, वो भी हमने पढ़ा था। और आज हम एक और चालू करने जा रहे हैं, दैट इज एक और टर्म, आइसोटोप्स। चलो लिखो जल्दी, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऑलरेडी मैंने बेसिक लेक्चर में इसको पढ़ाया था, आइसोटोप्स। कोई इशू नहीं है? इज देयर एनी इशू? ओके, यस सर। पूर्वा मुंद्रा ने लिखा है। रुजुल बारापत्रे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकिता बाहेकर जुड़ गई है। बराबर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलो अब आइसोटोप्स क्या होते हैं जरा एक लाइन में बताओ, लिख लो। दीज आर न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के
न्यूक्लाइड्स होते हैं विथ सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass number. ओके, सारे बच्चों लिखा है इक्वल एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास. वेरी गुड. हबीरा खान ने भी लिखा है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. क्या बात है, न्यूक्लियाइड्स ऑफ सेम एलिमेंट. ये चीज याद रखना आपको. दिस आर द न्यूक्लियाइड्स ऑफ सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट के न्यूक्लियाइड्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है. सपोज एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन सा है? H11, D12, T13. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन. इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम. इसको बोलते हैं ट्राइटियम. ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव है. दिस इज रेडियो एक्टिव. लिख के रखो बेटा, रेडियो एक्टिव. ओके, या इसको हाइड्रोजन को हम प्रोटियम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ज्यादा अच्छा रहेगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. ओके, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि इनमें हम निकालते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास. निकालते हैं कि नहीं? आइसोटोप में हम एटॉमिक मास डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं इनका क्या? एवरेज आइसोटोपिक मास. बराबर. तो इसमें हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द परसेंटेज एबंडेंस. परसेंटेज एबंडेंस क्या होता है इसमें? सब लोगों को मालूम है तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं. अगर नेचर में देखा जाए, नेचर में तो प्रोटियम का परसेंटेज एबंडेंस याद रखना बेटा. परसेंटेज एबंडेंस ऑफ प्रोटियम इज फाउंड टू बी 99.985%. याद रखना. So the most of the hydrogen it is present in the form of protium 99.985% and this is present 0.015%. 0.015%. और अगर ये देखा जाए तो इसका परसेंटेज अबंडेंस नहीं देखा जाएगा क्योंकि दिस इज रेडियो एक्टिव. ये जल्द से जल्द डिकम्पोज होता है. दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2. चलो बोलो. आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन खुद लिखो. ये मैंने कराया था जब हमने पढ़ा था परसेंटेज अबंडेंस. क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं? टेल मी फास्ट. बताओ. क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं. कौन कौन सा? एक 1735 कुछ होता है 35.969 और होता है 1736. वो होता है 36.996 कुछ ऐसा. इसका भी हमको परसेंटेज अबंडेंस मालूम है, वो खुद आप लिख लो. इसका भी और इसका भी परसेंटेज अबंडेंस आप खुद लिख लो. अरे लिखोगे कि नहीं? मैंने लिखाया था ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जब मैंने आपको पढ़ाया था. ऐसे ही एग्जांपल नंबर 3 है यूरेनियम. यूरेनियम के भी 2 आइसोटोप्स हैं. कौन सा? 92-235 एंड यूरेनियम 92-238. क्या बात है? 1735, 1737, 36.36, हाँ बराबर बराबर. 75.53, 24.47. यानी कि एरम सईद ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि इनका परसेंटेज अबंडेंस इतना होता है. जिनको परसेंटेज अबंडेंस पता नहीं है वो कमेंट्स में देख ले और नोट डाउन कर ले क्योंकि ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कराने वाला हूं. एक क्वेश्चन करा था मैं
आप लोगों को ये खुद से इसका आंसर देना है। मास नंबर ऑफ 3 isotopes of an unknown element is 10, 12 and 14. 10, 12 and 14. Their percentage abundance was found to be 80, 15 and 5, 18, 15 and 5% respectively. What will be the average isotopic mass of element? चलो करो जल्दी। What will be the average isotopic mass of the element? कर पाओगे बेटा? करो करो करो, जल्दी करो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमको मालूम है। सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। फॉर्मूला है एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू x बाय 100 इंटू ए, y बाय 100 इंटू बी, z बाय 100 इंटू सी, where x, y and z are percentage abundance, a, b and c are the atomic mass number। तो क्या आएगा? करो जल्दी। 80 बाय 100 इंटू 10 प्लस दूसरा 15 बाय 100 इंटू 12 प्लस तीसरा क्या आएगा? 5 बाय 100 इंटू 14। दैट विल बी द आंसर। करो जल्दी। सो आंसर इज 10.5। एरम सईद एकदम करेक्ट। विद्या पटले एकदम करेक्ट। अबीरा खान 10.5 विल बी द एवरेज आइसोटोपिक मास। सो मेरे हिसाब से ये बोरॉन हो सकता है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? बताओ जरा कमेंट में। चलो जल्दी करो। एवरेज आइसोटोपिक मास 10.5। वेरी गुड। रुजुल बरापत्रे 10.5। कार्तिकेय सोनवानी 10.5। कार्तिकेय सोनवानी मैंने आज बहुत दिनों बाद देखा। बेटा बराबर क्लास कर रहे कि नहीं कर रहे? गुरुराज सिंह बाटिया 10.5। सुमित बरापत्रे 10.5। वेदांति गुप्ता 10.5। बहुत अच्छा, सबने किया है। चलो आप इसमें अपना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा हो चुका था। दिस वॉज ऑलरेडी डन। तो हमने 4 टर्म्स अभी तक के खत्म किए। चलो एक और टर्म खत्म करते हैं, नंबर 5, दैट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स कमेंट करो, व्हाट आर आइसोबार्स? हाँ आपके हिसाब से भी बोरॉन ही है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बोरॉन ही है। वेरी गुड वेरी गुड। आइसोबार्स क्या होते हैं? चलो आगे बढ़ो। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम डिफाइन आइसोबार्स एक लाइन में। ये होते हैं, याद रखना, न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नॉट सेम एलिमेंट्स। आइसोबार अलग अलग एलिमेंट होते हैं, न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ सेम डैश। खुद लिखो, बट डिफरेंट डैश। बताओ सेम क्या होगा? विथ सेम मास नंबर। क्या बात है? बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
यानी कि यहां पे मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आई एम टेकिंग। अच्छा रुको रुको रुको, एक नोट लिखो बेटा, नोट, राइट द नोट। लिख लो, आइसोबार्स शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, या सिमिलर लिखो, सिमिलर, सेम नहीं, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सेम सेम होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, यानी कि एक जैसे लगते हैं हमको, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों गैस हैं, एक जैसे लगते हैं हमको। 6 14 7 14, देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। कार्बन एंड नाइट्रोजन, these are the isobars। argon, पोटेशियम, कैल्शियम, argon क्या था वो, हाँ शायद ऐसा ही था। 18 19 20 40 40 40, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एक और एग्जाम्पल, जेनॉन एंड बेरियम, 54 56 130 130, लिखो जल्दी। द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, बट सेम एटॉमिक नंबर कैसे होगा भाई, हाँ एटॉमिक मास, बराबर बराबर बराबर। नोट डाउन दिस, नोट डाउन, ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं हमको वेस्ट करना है, एकदम बेसिक्स में मैंने बताया था। अब आते हैं नंबर 6 पे, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, बट फास्ट, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो नेचर ऑफ लाइट, लाइट का क्या नेचर होता है, उसमें हमको बहुत अच्छी अच्छी थेरीज पढ़ने हैं। मैक्सवेल्स थेरी पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, प्लैंक्स क्वांटम थेरी पढ़ना है, बहुत मजेदार टॉपिक है वो, तो इसीलिए ये जल्दी जल्दी हमको खत्म करना है। चलो आइसोटोन्स डिफाइन, आइसोटोन्स क्या होते हैं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं क्योंकि ये चिल्लर कंसेप्ट। लिख लो, आइसोटोन्स आर न्यूक्लाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये भी होते हैं न्यूक्लाइड्स ऑफ व्हाट, डिफरेंट एलिमेंट्स विद, अरे यार ये अटक रहा है मेरा ये जो वायर है, विथ different Z, what is Z, atomic number, with different Z as well as different A, but have same A minus Z value। A माइनस जेड होता है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, होता है कि नहीं, A माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टू न्यूक्लियड्स आर आइसोटोन्स इफ दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। देखो आइसोटोन्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन A माइनस जेड उनका होता है सेम। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लो, पहला सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, इसका 30, इसका 31,
इसका 32, तो क्या आएगा? दिस इज ए, दिस इज जेड, ए माइनस जेड, 30 माइनस 14 कितना आएगा? 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन 16, 31 माइनस 15 16। देखो ए माइनस जेड सेम, क्योंकि ये होता है एटॉमिक मास नंबर, ये होता है जेड। करो तो ए माइनस जेड 16 16 16। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 6 8 7 14, कार्बन वाला 14 वाला आइसोटोप, ये 16 वाला आइसोटोप और ये 15 वाला आइसोटोप। देखो 14 माइनस 6 8, 16 माइनस 8 8, 15 माइनस 7 8, नंबर ऑफ एन सेम। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, 11 12 24 23 कितने आएंगे? 24 माइनस 12 खुद करो, 23 माइनस 11, सो एन विल बी इक्वल टू हाउ मच? दोनों का सेम आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो हो गया, आइसोटोन्स भी खत्म। और एग्जाम्पल खुद बना लेना, रिसर्च करना अपने बुक्स में, खुद बना लेना। चलो उसके बाद नंबर क्या था? आइसोटोन्स का नंबर क्या था? उसके बाद बताओ जरा कमेंट करके, भूल गया मैं। उसके बाद क्या है? अभी कौन सा नंबर का हमको पढ़ना है टर्म? सातवां, ठीक, लिखो सातवां। आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स लिखो भाई। न्यूक्लाइड्स ऑफ, अरे कैसा लिखा मैंने? न्यूक्लाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, nuclides of different elements with different Z and A, जिनका Z और A दोनों क्या होगा? different, but have same A minus 2Z value, but have same A minus 2Z वैल्यू। याद रखना, उनको बोलते हैं आइसोडायाफर्स। कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए। A minus 2Z वैल्यू उनका सेम रहना चाहिए। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, सॉरी फ्लोरीन एंड सोडियम, 9 19 11 23, इनका ए क्या है? 19। अगर मैं ऐसे करता हूं, ए माइनस 2Z वैल्यू, 2Z वैल्यू इसका क्या है देखते हैं। 19 माइनस Z है 9, 9 दूने 18, दैट इज 1। इसका देखो, ए है 23 माइनस 11 दूने 22, 1 1 एंड 1, क्या बात है। है ना इजी? बहुत इजी है। इनको बोलते हैं आइसोडायाफर्स। तुम्हारे लिए होमवर्क है, फाइंड या राइट
3 एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोडायाफर्स, और आपको 3 एग्जाम्पल खुद से बनाने हैं आइसोडायाफर्स के। मैं चेक करूंगा, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, सर ये है, मैं चेक करूंगा एंड आई विल गिव द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मे बी गुड और इट मे बी बैड। सो दोनों अच्छाई और बुराई पर्सनली करना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए ग्रुप में मत भेजो। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स मजा मार्कर मध्ये इंक संपला, मी इंक टाकतो मार्कर मध्ये। आणि लाइट वी गेली लाइट भी चली गई, लेकिन हमारे पास इन्वर्टर है। हाँ, मराठी आपला मराठी माणूस आहे, मी मराठी माणूस आहे, तुला माहित नाही आहे का? चला लवकर लवकर लिखा आइसोस्टर्स। चलो आइसोस्टर को द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, अंडरलाइन करना, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। द मॉलिक्यूल्स विथ सेम एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी होता है, एटॉमिक यही पे लिखा हमें, नंबर ऑफ एटॉम्स, जिनका नंबर ऑफ एटॉम्स सेम होते हैं, एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोस्टर्स उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनके नंबर ऑफ एटॉम सेम रहेंगे। हाँ, तेजस सर लिखा आपल्याला पण येते मराठी। अच्छा, चलो वेरी गुड वेरी गुड। सपोज एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, लॉफिंग गैस। चलो इसका एटॉमिसिटी, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी कि इसका एटॉमिसिटी है 3, इसका भी 3, 3 एटम्स आर देयर। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन के हो गए 6, हाँ 6 प्लस ऑक्सीजन के 8 दूने 16 और 6 22। इसके देखते हैं एटॉमिसिटी 3, 7 14 प्लस 16। अरे गलत तो नहीं हो गया? नहीं, 8, हाँ 8, 4 12 22। लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, 22। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C6H6 बेंजीन, C6H6, B3N3H6, देखते हैं एटॉमिसिटी 6 6 12, 3 3 6 6 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, ये 6 हो गए, 6 6 36 प्लस 6 ये हो गए। बोरॉन 5 3 15, नाइट्रोजन 7 3 21, 6 करो, 36 और 6 42, ये भी 42 हो गए, डन। 15 21 और 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 42, एटॉम्स भी सेम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छत्तीस और 6 इराम बेटा 42 होते हैं, 40 नहीं होते।
डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, नंबर 9, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाँ, मिस्टेक। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड क्या होता है भाई? पता नहीं है क्या है, शायद किसी ने ऑन करके रखा है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड, उसको बंद करना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलो बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? ये होते हैं एलिमेंट्स, या होते हैं मॉलिक्यूल्स, या होते हैं आयंस। एलिमेंट भी हो सकता, मॉलिक्यूल भी हो सकता, आयन भी हो सकता, विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनका इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, मैं एक सीरीज बनाता हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बराबर। अगर देखा जाए तो मैं एक काम करता हूं, नियॉन को इसका कोई ऑक्सीडेंट स्टेट नहीं होता तो 0, इसको रखता हूं -1, -2, -3, +1, +2, +3। ये सारे जो हैं दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो जरा कैसे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने होंगे? 7 + 3 7। देखो उसका एटॉमिक नंबर 7 है और ये एनायन है, गेन किया है। कल मैंने बोला था 7 + 3, इसका कितना होगा? 8 + 2, 2 गेन किए हैं। इसका कितना होगा? 9 एटॉमिक नंबर है, 1 गेन किया है। इसका 10 ही है, कोई गेन ना कोई लॉस। इसका 11 है, कैटायन है तो -1, एनएन 12 तो -2, 13 तो -3, तो टोटल कितना आएगा? 10 10 10 10 10 10 और 10। सो दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। चलो एक और काम करते हैं, बीच में रखता हूं आर्गॉन। आर्गॉन नोबल गैस है। आर्गॉन के इधर लिखता हूं क्लोरीन, फिर लिखता हूं सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। फिर यहां पे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। आर्गॉन का आएगा 0, -1, -2, -3। लिखो जल्दी, इधर +1, +2, +3, निकालो जल्दी। इसका 15 + 3। अरे ये समझ में आया क्या आपको? ये -3 को मैंने +3 क्यों किया? ओह, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? वीडियो अटक गया क्या? एक सेकंड भाई। वेट 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 वेट, चल रहा? Started or not? ओके, करो। इसका भी आएगा 18, 16 तो 18, सबका आएगा 18। लिखो जल्दी,
Sir, now everything is good. You can continue. Okay. क्लियर? अभी फिर से स्टक अबीरा खान. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, है ना? चलो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेचर ऑफ लाइट. फिजिकल क्लास में क्या होता है, कोई बच्चा शरारत करता है तो उसकी वजह से टीचर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? तो टीचर फिर उधर जाता है, उसको मारता है बच्चे को, और क्लास फिर अपने इस पे आ जाता है. लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चे बेचारे डिस्टर्ब नहीं करते, वाईफाई बहुत डिस्टर्ब करता है. वाईफाई को हम पकड़ के मार भी नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ लाइट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. याद रखना, नेचर ऑफ लाइट, इट कैन बी explained by two theories. मेरे साथ साथ लिखो, दो थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला ए, वेव थ्योरी. दूसरा कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. वेव थ्योरी एंड कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. यहां पर मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा, एक कॉर्पस्कल होता है इनविजिबल पार्टिकल. कॉर्पस्कल इज इनविजिबल पार्टिकल. तो एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लाइट होती है इसका वेव नेचर भी होता है. सर, वाईफाई को ब्लॉक जरूर कर सकते हैं. कहा, मार तो नहीं सकते ना. जैसे मेरे क्लास में कोई बच्चा अगर शरारत करता था तो उसके पास जाके थोड़ा बहुत एक चमाड़ वमाड़ मारता था मैं, तो वो सुधर जाता था. लेकिन ये वाईफाई सुधरता नहीं है, क्या करें? चलो, सबसे पहले हम लिखते हैं वेव थ्योरी. तो मैं रब कर लेता हूं. नाउ लेट अस स्टार्ट वेव थ्योरी. लिखो कुछ पॉइंट्स. इट वॉज प्रपोज्ड बाय हाइजेंस. हाइजेंस ने इसको दिया HUYGENS. अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, according to him, light and any other form of radiant energy and any other form of radiant energy propagate in space. ज्यादा लगेगा, propagate via space in the form of. हाइजेंस ने बोला कि लाइट हो या कोई अदर रेडियंट एनर्जी हो, वो एक स्पेस में, एक जगह में से जब गुजरता है तो वो गुजरता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक. और इस कंसेप्ट को एडिशन किया.
किसने एडिशन किया? मैक्सवेल ने। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उसने बोला, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, when an electrically charged particle, when an electrically charged particle wave oscillates or accelerates, मैक्सवेल ने बोला व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल वेव, सॉरी इलेक्ट्रिकली चार्ज वेव ऐसे है व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वेव का पार्टिकल नेचर भी है, ऑसिलेट्स और एक्सेलरेट्स, इट produces electric field and magnetic field. चलो लिखो, लक्ष्य काम ने लिखा ओके काम डाउन माय फ्रेंड, नाउ कंसंट्रेट ऑन व्हाट सर इज टीचिंग, वेरी गुड एटीट्यूड बेटा। तो अभी नजर रखो, अभी हो गया बहुत ये, ठीक है। एक दूसरे के कमेंट के ऊपर कमेंट करना बहुत गंदी बात है भाई, ठीक है। अब नजर रखो, हिमांशु चौबे जी, ओ चौबे जी नजर रखो, तेजस बेटा नजर रखो, डिस्टर्ब मत करो, हाँ जल्दी। तो जरा मुझे बताओ, जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रिपेयर करता है, तो वेव को हम कह सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो वेव जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नोट डाउन दिस। तो वेव जो है दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो यहां पे हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दे प्रोपगेट, they are also perpendicular to the direction of propagation. They are also perpendicular to the direction of propagation. Suppose मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे ब्लू पेन होगा तो, हाँ देखो, मैं मानता हूं ऐसा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज परपेंडिकुलर, ये एक्चुअल में ऐसा आ रहा है बाहर टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसा है, दिस इज डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सबको समझ में आ रहा? एक बार लिखो करके, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड अगर सबको समझ में आ रहा तो, अगर नहीं आ रहा तो रिपीट। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी कमेंट, अंडरस्टूड की रिपीट। I'm checking your comments. Understood? Okay. क्वेश्चन लांजेवार, जरा मैं इसको ऐसे थोड़ा लिखूंगा। दिस इज सपोज
डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये मानता हूं मैं वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मानता हूं मैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेव। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा है, दिस इज लाइक दिस, दिस इज सपोज, ये जो ऐसा है ये मानता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो ऐसा है ये इसका परपेंडिकुलर में है भाई, ये इसके परपेंडिकुलर में है, ये मानता हूं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये सारे परपेंडिकुलर में किसके हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ड्रॉ द डायग्राम। ओके, हमको कुछ चीजें वेव थ्योरी में, अब हमको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि नंबर 1 टर्म्स, कुछ टर्म्स हमको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि नंबर ए वेवलेंथ, लिखो डिनोटेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा होता है LAMBDA, लैम्बडा वेवलेंथ। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज वेवलेंथ, जल्दी बोलो, वेवलेंथ क्या होता है? चलो माशाल्लाह आज बहुत टॉपिक कवर हो रहा है हमारा, आप लोगों का भी स्पीड, ग्रेस्पिंग पावर, ग्रेस्पिंग स्पीड आपका बढ़ गया है, और ऐसा ही अगर आप करोगे तो हम इसको चुटकियों में खत्म कर लेंगे ये चैप्टर को। उसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग आएगा, बहुत मजेदार टॉपिक। चलो इसको रब कर लेता हूं। डिफाइन वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बराबर है। वेवलेंथ होता क्या है? सपोज अगर एक वेव है, नजर रखो, एक वेव है, सो दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, जो ऊपर वाला होता है, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। अगर मैं क्रस्ट का सेंटर पकड़ूं, दिस इज द सेंटर ऑफ क्रस्ट, दिस इज द सेंटर ऑफ ट्रफ, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा या इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं वेवलेंथ। लिखो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव, यानी कि कंसेक्टिव क्या, एक के एक बाद आने वाला, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है, लेकिन मुझे भी वो यूज नहीं करना है, वो मैं बाद में जब मैं रिलेशन पे आ जाऊंगा तब यूज करूंगा। पहले एक इसका नॉर्मल डेफिनेशन लिखो, दो क्रस्ट के बीच में, दो ट्रफ के बीच में, लेकिन कंसेक्टिव वाले, ये ऐसा नहीं कि आप ये वाला और ये वाला ले रहे हो, ऐसा नहीं, कंसेक्टिव होना चाहिए, कंसेक्टिव। मैंने सबसे बेस्ट मिनट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। हाँ चलो ऐसा आप बना सकते हो। इसी में हम लिखते हैं सम कन्वर्जेंस, कुछ कन्वर्जेंस, ऐसा लिखते हैं
पी, नैप। एन मानो आप नैनोमीटर, ए मानो आप एंगस्ट्रॉम, पी मानो आप पिकोमीटर। NAP नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। हमको मालूम है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -8, 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। 7, 8, 10 NAP, इससे याद रहेगा आपको। मीटर में बनाना है तो इसको और 2 बढ़ाने हैं, तो यानी कि वो हो गया 10 टू द पावर -10 मीटर। ये सॉरी -9 -8 2 10, 7 2 9, 10 2 12। दिस इज मीटर। ये कन्वर्शन बेटा आपको रिमेंबर दोज कन्वर्शंस। आगे जाके हमको ये याद बहुत काम में आने वाले, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। वेरी गुड, क्या बात है। एक और चीज याद रखना है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमाइक्रोन। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमाइक्रोन, दैट इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। याद रखना, रिमेंबर दिस। मिलीमाइक्रोन। जो मैं डब्बे में लिख रहा हूं, रिमेंबर बोल रहा हूं आपको, इसको आपको याद रखना जरूरी है। सो पहला वेवलेंथ हमने खत्म किया। दूसरा, चलो डिफाइन बी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रूल्ड बाय ग्रीक लेटर, इसको बोलते हैं न्यू, NU न्यू, NU न्यू, ऐसे लिखते हैं हम इसको, लिखते हैं कि नहीं, न्यू। इसीलिए भाई जब मैंने आपको सम ग्रीक अल्फाबेट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये चीजें हैं, देखो आज काम में आ रही है हमको। फ्रीक्वेंसी न्यू, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? डिफाइन फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन बोलो जल्दी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? शरगुन सिंह भाटिया, ये भी हमको मालूम है, ये इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है? आप मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहे हो। The rate at which something occurs over a particular period of time. वेदांती गुप्ता, हाँ सही है, बट समथिंग occurs मतलब 1 by time, इनवर्स ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम। अरे भाई नजर रखो, सपोज तुम्हारे पास एक पॉइंट है, नजर रखो इसको कैसे समझाते हैं। एक पॉइंट है, यू आर हैविंग अ पॉइंट, तुम देखोगे एक सेकंड में कितने वेव्स इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। द नंबर ऑफ वेव्स लिखो, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास वाया आ पॉइंट फॉर 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितने वेव्स गुजर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। याद रखना। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट, इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी CPS, साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड। और 1 साइकिल पर सेकेंड इज नोन एज 1 हर्ट्ज। क्या बोलते हैं?
1 cycle per second is known as 1 hz hertz. 1 cycle per second is known as 1 hertz. तो इसका यूनिट होता है सीपीएस भी हो सकता है, हर्ट्ज भी हो सकता है, और ये पर सेकंड है तो पर सेकंड भी हो सकता है. सो यू कैन यूज 3 यूनिट्स. कौन कौन सा? साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज या पर सेकंड. खेल खत्म. तो चलो कल मैं इसका बताता हूं. न्यू जो होता है, न्यू इज ऑल्सो इक्वल टू सी बाय लेमडा. तो दूसरा डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट. सी बाय लेमडा भी उसको बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ. तो ये चीज आपको याद रखना है बेटा. कल हम पढ़ेंगे वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, सिर्फ लाइट के बारे में. सिर्फ किसके बारे में? लाइट के बारे में. फिर मैं वेव थ्योरी को सम अप करूंगा, फिर उठाऊंगा कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. तो यहां तक सबको समझ में आया? और इसको अच्छे से घर पे ये करो, आप रिवाइज करो. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.